अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और क्या सूरत हाल है आप लोगों की स्टडी की। आप जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन यानी वर्चुअल क्लासेस में आजकल कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज हम चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 8 के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि हम लोग अब तक चैप्टर नंबर 3 में क्या कुछ स्टडी कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था रेस्ट के कॉन्सेप्ट से, फिर हमने उसको रिलेट किया मोशन के कॉन्सेप्ट के साथ और फिर मोशन से रिलेवेंट जो कुछ बुनियादी टर्म्स होती हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम वगैरह, इसके हवाले से हमने बात की थी। फिर हमने ये समझा था कि अगर हम किसी भी जिस्म की हरकत को मैथमेटिकली एनालाइज करना चाहें तो हमें क्या करना होता है। हमें कुछ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम मैथमेटिकली एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं फार्मूले की सूरत में। उन फार्मूलों को क्या कहा जाता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप याद कीजिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। फिर हमने स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 1 की बात की थी जिसमें दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रहे होते हैं और हमने क्या डिराइव किया था, एक्सेलरेशन और डोरी में टेंशन। फिर हमने स्ट्रिंग पुली सिस्टम केस नंबर 2 की बात की थी जिसमें दो बॉडीज स्ट्रिंग के साथ अपने कनेक्ट कर दिए थे, लेकिन एक मूव कर रहा था वर्टिकली और दूसरा मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। इस सूरत में हमने वही दो काम किए थे, यानी कि एक्सेलरेशन मालूम किया था और टेंशन मालूम किया था। फिर हमने कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। लास्ट टाइम हमने यानी कि लास्ट लेक्चर में बात की थी मोमेंटम के हवाले से और हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। साबित ये किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। आज लेक्चर नंबर 8 में हम मोमेंटम से रेलिवेंट ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हमें आज डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो यहाँ देखिए सवाल आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन की लॉ को आपने स्टेट करना है और प्रूफ करना है। लीनियर मोमेंटम से क्या मुराद होती है, थोड़ी सी पुरानी बातें रिकॉल कर लीजिए। हमने ये समझा था कि जब कोई भी बॉडी मूव कर रहा होता है तो उसके मूव करने का इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है। नंबर 1 मास, नंबर 2 क्या था, वेलोसिटी। यानी कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही होती है तो उसकी हरकत का स्टैंडर्ड दो पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा होता है, एक मास और दूसरा पैरामीटर कौन सा था, वेलोसिटी। जो हमने मोमेंटम को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि स्टैंडर्ड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम। इसके बाद हम लोगों ने ये साबित किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स। आप लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, सिर्फ मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हैं और वो किसके बराबर था, फोर्स। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट को प्रूव करना है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिकली है क्या, इसको हम स्टेटमेंट की सूरत में देखते हैं। जब तक आप मैट्रिक क्लास में जो स्टेटमेंट पढ़कर आए उसको रिकॉल करें और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी डिराइव करें, रिकॉल करें। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नजर आ रही है। वो स्टेटमेंट क्या है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड देन द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल बी द सेम if there is no external force acting on the colliding object। अगर दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएं तो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, अगर दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएं, कोलाइड करें। कोलाइड करने का क्या मतलब होता है, जब भी दो बॉडीज हरकत करते करते आपस में कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में, तो जितनी देर तक वो कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं। जब भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में दो पेन है, अब दोनों पेन एक दूसरे के साथ हरकत करते हुए कांटेक्ट में आ गए। ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए कांटेक्ट में आ सकते हैं और सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए कांटेक्ट में आ सकते हैं। खैर, दो बॉडीज, मेरे पास ये दो पेन है, दो बॉडी सपोज कर लीजिए, ये हरकत करते करते कांटेक्ट में आए, तो जितनी देर तक ये कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कोलिशन कहते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट देखिए, इफ टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करें, देन द टोटल मोमेंटम, ठीक है ना, टोटल मोमेंटम की हम बात करेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा, अगर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। और आप जानते हैं कि अगर किसी सिस्टम पर हम एक्सटर्नल फोर्स की एप्लीकेशन को इग्नोर कर दें, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना होने दें, तो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं,
आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात आपको याद रखनी है, हम तफसील से आगे चल के बात करेंगे। कौन सा सिस्टम कहलाता है वो? आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी ऐसे सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल फोर्सेस अमल नहीं कर रही होती या एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हुए हम नेग्लेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर हम इसकी लिखना चाहें तो याद कीजिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या थी? मैट्रिक क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, m1u1 प्लस m2u2 इसके बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करनी है। अब प्रूफ करने के लिए याद करें, मैंने आपसे कहा था कि जितने भी डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको हम 3 स्टेप पर मुकम्मल होते हैं। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? डायग्राम। डायग्राम में आप जो कुछ दिखाते हैं उसको दूसरे स्टेप में एक्सप्लेन कर देते हैं और तीसरे स्टेप में डेरिवेशन होती है। तो सबसे पहले अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और प्रूव करने के लिए जाहिर है कि हमें मैथमेटिकल स्टेप्स को कंसीडर करना है, मतलब डेरिवेशन करनी है। तो ज़रा रिकॉल कीजिए, डेरिवेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हैं? डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दूसरे स्टेप में अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक्सप्लेनेशन होती है, और तीसरे स्टेप में डेरिवेशन। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, जो कि कोलिशन हुआ है, और कोलिशन के लिए कम से कम 2 बॉडीज़ का होना ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 बॉडीज़ या 2 स्फीयर्स को दिखाएंगे। तो ये देखिए आपको स्क्रीन पर पहला स्फीयर नजर आ रहा है, और पहले स्फीयर का जो मास है वो क्या है? m1। अब चूंकि पहला स्फीयर है लिहाजा इसको a सपोज कर लेते हैं। अगर ये हरकत कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u1। इसके थोड़े फासले पर एक और स्फीयर अब हम दिखा देते हैं। ये दूसरा वाला स्फीयर है लिहाजा इसका मास m2 होगा, इसको हम स्फीयर b कह देते हैं। और अगर ये भी हरकत कर रहा है तो इसकी भी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? u2। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये दोनों आपस में टकरा गए। तो आगे चल के देखें, यहाँ पर दोनों स्फीयर्स को आपने टकराते हुए दिखा दिया है। अभी पिछली स्लाइड में मैं आपको बता रहा था कोलिशन का मतलब क्या होता है, कि जब भी 2 बॉडीज हरकत करते करते आपस में टकराते हैं, तो टकराने के दौरान वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। जब भी 2 बॉडीज हरकत करते करते आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो जितनी देर तक कांटेक्ट में रहते हैं वो उतनी देर तक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कोलिशन। तो यहाँ देखिए दोनों स्फीयर्स को आपने कांटेक्ट में दिखा दिया है, ये दोनों मिल गए हैं। जितनी देर तक ये कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते रहेंगे, यानी पहला वाला स्फीयर दूसरे वाले पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और दूसरा वाला स्फीयर पहले वाले पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर पहले वाले स्फीयर की फोर्स को एक्शन कह दिया जाए तो दूसरे वाले स्फीयर की फोर्स को क्या कहा जाएगा? रिएक्शन, जिसकी डायरेक्शन न्यूटन के 3rd लॉ के मुताबिक ऑपोजिट होगी। तो पहले वाले स्फीयर की फोर्स को मैं Fa कह रहा हूं और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट। इसी तरीके से दूसरा वाला स्फीयर पहले वाले पर जो फोर्स लगा रहा है उसको मैंने Fb कह दिया है और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन। पहली वाली फोर्स एक्शन है तो दूसरी वाली फोर्स क्या होगी? रिएक्शन। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दोनों स्फीयर्स जब टकराएंगे तो क्या टकराकर चिपके रह जाएंगे? जब तो कंचे कंचे जो बच्चे खेल रहे होते हैं, मार्बल्स, जब वो टकराते हैं तो क्या टकराकर वो चिपके रह जाते हैं? स्नूकर की तो बॉल्स जब आपस में टकराती हैं तो क्या टकराकर वो चिपकी रह जाती हैं? ऐसा तो नहीं होता, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं। अलग अलग वेलोसिटी क्यों होती है? क्योंकि टकराने के दौरान दोनों स्फीयर्स ने क्या किया है? फोर्स लगाई है। और याद कीजिए न्यूटन का सेकंड लॉ, जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रही होती है तो क्या पैदा हो जाता है? एक्सीलरेशन। और क्या होता है एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेफिनेटली पहली वाली वेलोसिटी अगर u1 थी तो टकराने के बाद उसको चेंज हो जाना चाहिए। तो देखते हैं टकराने के बाद अब वेलोसिटी क्या होगी? v1। इसी तरीके से दूसरे वाले स्फीयर की वेलोसिटी पहले u2 थी, अब वो क्या हो गई? v2। तो टकराने से पहले की बात आपको ऊपर नजर आ रही है यहाँ पर, ये टकराने के दौरान की बात हो गई जब दोनों स्फीयर फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, और टकराने के बाद दोनों स्फीयर्स अलग अलग वेलोसिटी यानी v1 और v2 से मूव कर रहे थे। तो ये तो बात हो गई डायग्राम की, पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। पहले स्टेप में आपने जो कुछ दिखाया है, अब दूसरे स्टेप में उसको क्या कर दीजिए? एक्सप्लेन। और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है? किसी गाइड, किसी रेफरेंस, किसी नोट से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपने डायग्राम में दिखाया है उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ और देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम पे भी गौर कीजिए, देखते रहिए और उसके मुताबिक लिखते रहिए। तो यहाँ हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए डायग्राम में हमने 2 स्फीयर्स दिखाए हैं, एक A और एक B। तो हमने इस तरह से लिख दिया, कंसीडर 2 स्फीयर्स A एंड B।
पहले वाले स्फीयर का मास कितना दिखाया है m1, दूसरे वाले स्फीयर का मास कितना दिखाया है m2। तो आगे हमने लिख दिया हैविंग मास इज m1 एंड m2। पहला वाला स्फीयर मूव कर रहा है इनिशियल स्पीड u1 से, दूसरा वाला स्फीयर मूव कर रहा है इनिशियल स्पीड u2 से। तो मजीद हमने लिखा मूविंग विद इनिशियल स्पीड u1 एंड u2 अलोंग स्ट्रेट पाथ रेस्पेक्टिवली। दोनों का मास m1 और m2, इसी तरह वेलोसिटी u1 और u2 है, दोनों स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे हरकत कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, दे कोलाइड विद ईच अदर, थोड़ी देर बाद यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ड्यूरिंग कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर, टकराने के दौरान दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। सो देयर स्पीड चेंज इनटू v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, लिहाजा उनकी रफ्तार या उनकी वेलोसिटी v1 और v2 में तब्दील हो जाती है। तो जो कुछ आपने डायग्राम में दिखाया है उसको चंद अल्फाज में आपने एक्सप्लेन कर दिया है, लिहाजा दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया। अब तीसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप पे हमें डेरिवेशन करनी है। और डेरिवेशन क्या करना है, डेराइव क्या करना है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट को प्रूव करना है। आप रिकॉल कीजिए, पहली स्लाइड में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाई थी। लेफ्ट हैंड साइड पर कितने मोमेंटम लिखे हुए थे, 2, और राइट हैंड साइड पर भी कितने मोमेंटम लिखे हुए थे, 2, आप देख सकते हैं वहां पर। यानी टोटल कितने मोमेंटम थे, 4। 4 मोमेंटम में से 2 का ताल्लुक स्फीयर ए से था। यहाँ मैं शॉर्टली लिख कर दिखा रहा हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा था m1 u1 प्लस m2 u2। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ नजर आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा, राइट हैंड साइड पर क्या था, राइट हैंड साइड पर भी 2 मोमेंटम लिखे हुए थे। राइट हैंड साइड आपको दिखा रहा हूँ, 2 मोमेंटम कौन से थे, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना। ये 2 मोमेंटम यहाँ पर आ गए, ठीक है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। अब देखें इनमें से 2 का ताल्लुक स्फीयर ए से। कौन कौन से 2 मोमेंटम स्फीयर ए के हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका ताल्लुक ए से है क्योंकि यहाँ पर m1 u1 नजर आ रहे हैं, और इसी तरह इसका ताल्लुक भी ए से है क्योंकि यहाँ पर m1 और v1 नजर आ रहे हैं। आप डायग्राम देखें तो m1 u1 m1 v1 वाले स्फीयर्स ये ए के। इसी तरीके से जिन 2 का ताल्लुक स्फीयर बी से वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए एक तो ये वाला स्फीयर बी का है और दूसरा मोमेंटम ये वाला स्फीयर बी का है। अब जरा गौर कीजिए, स्फीयर ए के जो 2 मोमेंटम आपने दिखाए हैं, क्या ये दोनों सेम है? आपको नजर आ रहा है कि दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। स्फीयर ए के मोमेंटम में तब्दीली आई है वेलोसिटी के लिहाज से, स्फीयर बी के मोमेंटम में भी तब्दीली आई है वेलोसिटी के लिहाज से। तो हमें ड्राइव करने के लिए 2 बातें पता होनी चाहिए, क्या ड्राइव करना है और कैसे ड्राइव करना है। तो हमें ड्राइव क्या करना है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ड्राइव करनी है जो मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिख दी है। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये ड्राइव करना है। इसके अंदर कितने मोमेंटम नजर आ रहे हैं, 4, जिनमें से 2 का ताल्लुक किससे है, स्फीयर ए से, दोनों अलग अलग है। बाकी 2 का ताल्लुक किससे, स्फीयर बी से, वो भी अलग अलग है। अगर स्फीयर ए के मोमेंटम अलग अलग है इट मींस मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर स्फीयर बी के मोमेंटम अलग अलग है इट मींस स्फीयर बी के मोमेंटम में चेंज आएगा। तो हमें क्या करना होगा, स्फीयर ए का मोमेंटम निकालना होगा पहले बिफोर कोलिजन, फिर स्फीयर ए का मोमेंटम निकालना होगा आफ्टर कोलिजन, फिर हम इन दोनों का चेंज लेंगे और चेंज किसी टाइम में आया है टाइम के साथ रिलेट कर देंगे। फिर इसी तरह स्फीयर बी का मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन, फिर स्फीयर बी का मोमेंटम निकालेंगे आफ्टर कोलिजन, दोनों में चेंज आया है तो चेंज मालूम करेंगे, उसको टाइम के साथ रिलेट कर देंगे, जैसे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टॉपिक में किया था। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। स्फीयर ए के 2 मोमेंटम हम निकालेंगे। अब वो 2 मोमेंटम कौन कौन से होंगे, एक लाजमी तौर पर बिफोर कोलिजन होगा और दूसरा लाजमी तौर पर आफ्टर कोलिजन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है द मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए बिफोर कोलिजन। मोमेंटम को पी से जाहिर करेंगे, स्फीयर ए की बात हो रही है तो इसको लिखते हैं पी है, और मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, लिहाजा m1 u1 कर दिया। यानी स्फीयर ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो गया, m1 u1, या आ गया बिफोर कोलिजन स्फीयर ए का मोमेंटम। सिमिलरली इसी तरह स्फीयर ए का मोमेंटम आप निकाल लीजिए आफ्टर कोलिजन, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, द मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए आफ्टर कोलिजन इक्वल्स पी प्राइम है। अब यहाँ देखें मैंने p के ऊपर क्या लगा दिया, प्राइम। गौर करें यहाँ p प्राइम ए है जबकि ऊपर क्या था, p है। p का मतलब तो मोमेंटम, लेकिन एक इनिशियल था और एक फाइनल था, फाइनल वाले को मैंने p प्राइम कह दिया है। स्फीयर ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो गई थी, v1, तो आफ्टर कोलिजन स्फीयर ए का मोमेंटम क्या बन गया, m1 v1। अब दोनों अलग अलग हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चेंज। सो चेंज कैसे निकालेंगे,
देख लेते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए विल बी, चेंज का मतलब डेल्टा, पी का मतलब मोमेंटम, स्फीयर ए की बात हो रही है तो ए लिख दिया। कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब डेल्टा पी ए इक्वल्स फाइनल मोमेंटम की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की, कितनी थी? m1 v1, यहाँ पुट कर दिया। फिर माइनस पी ए का मतलब इनिशियल मोमेंटम, उसकी वैल्यू पुट कर दी m1 v2 पर। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करते थे ताकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बना सके। ये चीज हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? डेल्टा पी ए ओवर टी। राइट हैंड साइड क्या हो गई? m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाई टी। आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। लिहाजा मैंने डेल्टा पी ओवर टी की जगह पर एफ लिख दिया, ए अपनी जगह पर मौजूद है, जो ये बता रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्फीयर ए है। और राइट हैंड साइड एज इट इज, यानी m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय टी। यहाँ माइनस का साइन, ये जो अंडरलाइन था इसके ऊपर आ गया है, मैं यहाँ बना देता हूँ, आपने इसको केयरफुली बनाना है। यहाँ पर माइनस का साइन है बीच में, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा शॉर्ट में, ठीक है ना? यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इस अंडरलाइन के ऊपर आ गया, तो m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय टी, माइनस का साइन लास्ट में लगा रहे हैं। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के जरिए बनाई है। यहाँ पर हमने उसका रेफरेंस दे दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए किसके बराबर हो जाएगा? एफ ए के बराबर हो जाएगा, जो पिछले लेक्चर में हम प्रूव कर चुके हैं। जो काम हमने स्फीयर ए के लिए इस स्लाइड में किया है, नेक्स्ट स्लाइड में वही सारा का सारा काम हम किसके लिए करेंगे? स्फीयर बी के लिए। तो देखिए स्फीयर बी के लिए अब हम काम कर रहे हैं। ऑल्सो द मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी बिफोर कोलिशन, स्फीयर बी का मोमेंटम बिफोर कोलिशन क्या होगा? pb। बिफोर कोलिशन स्फीयर बी की वेलोसिटी u2 थी, तो मोमेंटम क्या हो गया? m2 u2। सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी आफ्टर कोलिशन, आफ्टर कोलिशन स्फीयर बी के मोमेंटम को p प्राइम बी कह दिया अपनी आसानी के लिए, m2 v2 के बराबर है। यहाँ पर भी गौर करें, यहाँ p प्राइम बी है, जबकि ऊपर क्या था? pb, यानी ये स्फीयर ए का इनिशियल मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिशन, सॉरी स्फीयर बी का, और ये स्फीयर बी का फाइनल मोमेंटम यानी कि मोमेंटम आफ्टर कोलिशन है। दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, लिहाजा इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें चेंज निकालना पड़ेगा। सो चेंज उसी तरह से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी विल बी, आपको मालूम है चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी बराबर हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पुट कर देते हैं वैल्यूज, डेल्टा पी बी बराबर हो जाएगा पी प्राइम बी की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, यानी कि m2 v2, और पी बी की जगह पर m2 u2 आपने पुट कर दिया। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देंगे ताकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बना सकें, जो पिछली लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए डेल्टा पी बी ओवर टी बराबर हो गया m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय टी। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, टाइम से डिवाइड होगा, क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर था? फोर्स। स्फीयर बी की बात हो रही है, बी लिख दिया। राइट हैंड साइड पर m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय टी, इसको अपनी आसानी के लिए नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, और रेफरेंस दे देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह पर आपने एफ बी क्यों लिखा? आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। हम इस वक्त स्फीयर बी के हवाले से डिस्कस करते हैं, इसलिए बी लिख दिया। इस तरह आपने इक्वेशन नंबर 2 बना ली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी का इस्तेमाल करते हुए। अब कोलिशन के दौरान क्या हुआ था? याद कीजिए, कोलिशन के दौरान दोनों स्फीयर्स आपस में टकराए थे, टकराने के दौरान एक दूसरे पर फोर्स एक्ट कर रहे थे। तो अगली स्लाइड में हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फाइनल स्टेप की तरफ जाएंगे। ड्यूरिंग कोलिशन क्या हुआ? तो कोलिशन के दौरान बोथ ऑफ दीज स्फीयर्स एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर, दोनों स्फीयर एक दूसरे पर क्या कर रहे थे? फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, है ना? Therefore, by Newton's third law, we can write as, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं? पहले वाले स्फीयर की फोर्स और दूसरे वाले स्फीयर की फोर्स दोनों बाय मैग्नीट्यूड बराबर हैं। देखिए बाय मैग्नीट्यूड यानी मिकदार के लिहाज से बराबर है, बट डायरेक्शन क्या थी? ऑपोजिट। आपको याद है ना, सबसे पहले डायग्राम जो थी उसने स्फीयर ए की फोर्स की राइट और स्फीयर बी की फोर्स की लेफ्ट, ठीक है? इसको हमने क्या कहा था? एफ ए, जो इस टॉपिक की वजह से पहली स्लाइड थी उस पर जाइए। और इसी तरीके से ये वाली फोर्स कौन सी थी? एफ बी,
एफ बी की डायरेक्शन और एफ ए की डायरेक्शन देखिए दोनों ऑपोजिट हैं, तो साइन इसीलिए हमने यहाँ पर कौन सा यूज किया है, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक नेगेटिव, और दोनों फोर्स बाय मैग्नीट्यूड बराबर है। अब एफ ए और एफ बी की अगर हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज इनकी जगह पर पुट कर दें तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ ए एंड एफ बी। एफ ए क्या था, m1v1 माइनस m1u1 डिवाइड बाई टी, राइट हैंड साइड पर आइए, माइनस का साइन यानी नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर आ गया। एफ बी क्या था, m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाई टी। अब यहाँ देखिए अगर दोनों तरफ टाइम को कैंसिल करते हैं, कैसे कैंसिल करते हैं, देखिए यहाँ पर जो टाइम आपको नजर आ रहा है ये वाला टाइम, ये कैंसिल हो गया, किस टाइम से कैंसिल हो गया, इस टाइम से टाइम को आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब सूरत हाल क्या हो जाएगी, अब लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा m1v1 माइनस m1u1, राइट हैंड साइड पर क्या बचेगा, माइनस साइन के साथ m2v2 माइनस m2v2, t से t कैंसिल हो चुका बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप m1v1 माइनस m1u1, राइट हैंड साइड पर माइनस m2v2, और जब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस m2u। अब रीअरेंज कर देते हैं, u वाली वैल्यूज को एक तरफ कर देते हैं और v वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ कर देते हैं, ठीक है ना। या देखिए m1u1 माइनस में इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो वहां जाकर ये प्लस हो जाएगा, m2v2 माइनस में इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, यानी m1u1 वाली वैल्यूज एक तरफ, m2u2 वाली वैल्यूज के साथ, और m1v1 m2v2 को दूसरी तरफ कर लेंगे, दोनों तरफ ये ऐड हो जाएंगे, तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, m1u1 प्लस m2u2, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, m1v1 प्लस m2v2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, यही बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैथमेटिकल प्रूफ है। तो उम्मीद है कि जो लेक्चर आज हमने डिस्कस किया है, हमने आज प्रूव किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में साबित की कि वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसको बार बार देखिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टेप में डेरिवेशन के लिहाज से, कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, आप पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप एक्सपर्ट होते चले आएंगे। मैं यहाँ तक ये वाला लेक्चर खत्म करता हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसी से रिलेवेंट कुछ और बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।